मैं ये मानता हूं कि जो सफलता मुझे ट्रेडिंग में मिली है उसकी असली वजह ये स्टॉक सिलेक्शन नहीं है, बल्कि प्रॉफिट को रेजिस्ट करने की क्षमता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू गेट इन एट द राइट टाइम यू मस्ट बी पेशेंट इनफ टू होल्ड ऑन टू इट। और उसके लिए देखिए, एक मैं आपको नुस्खा बताता हूं, अगर आपसे प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं हो रहा हो तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप क्वांटिटी बहुत छोटी रखें। देखिए, अगर क्वांटिटी बड़ी होती है तो प्रॉफिट भी बहुत बड़े होते हैं, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपकी क्वांटिटी यूनिफॉर्म होती है और क्वांटिटी छोटी होती है, तो आपसे वो धीरे धीरे करके बर्दाश्त करने की क्षमता आप में विकसित हो जाती है। और उसके बाद क्या है, यू आर एबल टू रेजिस्ट प्रॉफिट्स मोर इफेक्टिवली, एंड दिस इज सीरियस स्टफ। मतलब आप देखिए, ये कहना बहुत आसान है, करना बेहद मुश्किल है। और मैं ये जानता हूं क्योंकि ये मैंने खुद अनुभव किया है कि इट इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड टू डू इज टू रेजिस्ट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो देखिए, अभी तक स्टॉक आप देख रहे हैं लगातार एक तरफा चल रहा है, तो यहां तक तेजी रही। और देखिए, जरूरी है कि अच्छे शेयर से निकलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप देखिए स्टॉक्स में चढ़ना जरूरी है। तो कई बार देखिए क्या होता है, और ये एक और बहुत बड़ा बायस है जो कि ट्रेडिंग में सभी को फेस होता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होता है, कि कई बार क्या होता है कि स्टॉक बहुत अच्छा होता है, आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, पैसा भी अच्छा बनता है, फिर उसमें चार्ट्स पर एग्जिट आने लगता है, बट आपको लगता है यार ये तो इतनी अच्छी कंपनी है, इसको कैसे बेच दें, या इसने तो मुझे इतना रिटर्न दिया, इसको और थोड़ा रख लें, कहीं ऐसा ना हो ये तो वापस ऊपर चला जाता है। तो ये जो मानना है कि आप निकल नहीं पाएंगे, देखिए यू हैव टू एग्जिट द स्टॉक एट द राइट टाइम, नो मैटर हाउ गुड द स्टॉक बी। तो आपको निकलना तो पड़ेगा, और निकलने के लिए प्रिंसिपल्स एकदम क्लियर होने चाहिए, और जब आप निकलें तो कोई मलाल नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए आप निकल गए और उसके बाद स्टॉक वापस बढ़ गया, जैसे मैंने अभी आपको बॉश के एग्जांपल में दिखाया था, तो आपको वापस चढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, एक स्टॉक और देखते हैं विवेक जी, और ये स्टॉक है कैस्ट्रॉल, जो कि कैस्ट्रॉल है। और कैस्ट्रॉल भी एक जमाने में इट्स एन एमएनसी स्टॉक दैट मेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हालांकि देखिए, मैंने कैस्ट्रॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया कभी भी, एंड मतलब कभी मैंने छोटी मोटी ट्रेडिंग जरूर की होगी, या 1-2 महीने 6 महीने रखा होगा, बट मैंने कभी इसको बहुत लंबे वक्त तक नहीं रखा, प्रॉब्ली बिकॉज आई मिस्ड दिस मूव, जो इनिशियली इसमें मूव आया था। और मेरी राय में एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है, तो जो आपके दर्शक चार्ट्स देखना जानते हैं वो पहचान जाएंगे कि देयर इज दिस वंडरफुल कॉपी बुक पैटर्न दैट गॉट फॉर्म्ड हियर, एंड देन देयर वाज दिस ब्रेकआउट इन 2009। और उस समय समय इतना खराब था, जैसा अभी आप शुरू में कह रहे थे विवेक जी, कि इस रैली पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल 2008 में भी जब तेजी बनी थी, उस समय किसी को यकीन नहीं था कि ये तेजी चलेगी। उसी से पहले हमने सत्यम का बहुत बड़ा स्कैम देखा था, बाजार ने 2500 का लो लगाया था, तो बहुत ही निराशा उस समय थी। तो अगर आप उसको उस समय के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आज तो हाइंडसाइट का बेनिफिट है, हमें सब दिख रहा है कि स्टॉक ऐसे ऐसे बढ़ गया, लेकिन एक बार अपने आप को उस जगह रख के देखिए, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर वाज दिस ब्रेकआउट, और उसके बाद आप देखिए कि दिस स्टॉक वेंट अप ऑल दिस थ्रू दिस पीरियड, इट केप्ट गोइंग अप, and it finally broke down on the charts around this level at 190। तो आपने देखा कि it could be a tremendous company, इसमें 3 बोनसेस भी आए हैं बीच में, लेकिन ये वो एक पीरियड है जहां पर के आपको चार्ट से निकल जाना चाहिए। और फिर देखिए, वहां से अब ये स्टॉक लगभग 40% नीचे, 30% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये वो मौका है जहां पर आपको निकलना चाहिए। अब अगर आप नहीं निकल पाए तो फिर निकल पाना मुमकिन ही नहीं रह जाता, क्योंकि आपको लगता है मैंने तो इतना इंतजार किया, स्टॉक तो देखिए 300 तक गया, लेकिन मैं नहीं निकल पाया, तो चलिए कोई नहीं, अब इसको रख लेते हैं, जब इसका रेट वापस आएगा तब निकलेंगे। तो ये जो चीज है ये बहुत खतरनाक साबित होती है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं विवेक जी, स्पेशली पीपल हु आर मोर ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस साइड ऑफ द मार्केट, तो वो क्या करते हैं, भी स्टॉक खरीद तो लेते हैं बहुत अच्छे समय पर, या इनफैक्ट हमसे भी बेहतर समय पर। मैं और आप मतलब जो टेक्निकल्स देख रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे वेट फॉर अ ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट्स अकर मच लेटर। फंडामेंटल एनालिस्ट स्टॉक को बहुत कम वैल्यू पर खरीद लें, लेकिन जब स्टॉक बढ़ने लगता है तो एग्जिट्स टिपिकली आर वन ऑफ देयर स्टिकिंग पॉइंट्स, एंड दिस इज समथिंग व्हिच टेक्निकल एनालिसिस मेक्स अप फॉर, कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो आपकी जो एग्जिट है वो बड़ी शानदार हो जाती है, और अगर आप उसको पूरे शिद्दत के साथ फॉलो करें। तो यहाँ पर नियम क्या है कि आपको पूरी तरह से अपनी कैपिटल का ख्याल रखना है, डाइवर्सिफाई करना है अक्रॉस डिफरेंट स्टॉक्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूज हाई क्वालिटी स्टॉक्स, हाई क्वालिटी, एंड हाई क्वालिटी, अगर आपको क्वालिटी को लेके क्लैरिटी नहीं है, जाने दीजिए,
जाने दीजिए उस स्टॉक को। जहां पर आपको नहीं पता है और आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, छोड़ दीजिए स्टॉक को, ट्रेड करें। ट्रेड ओनली इन द नेम्स दैट यू आर फेमिलियर विद, बाय ओनली स्टॉक्स दैट यू नो अबाउट। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। एक और दो मापदंड है मेरे छोटे से स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, दिस इज अवे फ्रॉम टेक्निकल्स। देखिए दो चीजें हैं, एक तो जिस स्टॉक में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है या जो पूरी तरह सरकारी कंपनियां हैं, देखिए बहुत सारे पेच होते हैं, इट्स वेरी ट्रिकी। कंपनियां बहुत अच्छी हैं, नवरत्न कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज में बहुत वैल्यू भी क्रिएट की है, लेकिन मैंने अपने इन्वेस्टमेंट में कभी भी किसी सरकारी कंपनी में निवेश नहीं किया, क्योंकि मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट और वहां पता नहीं कब क्या सरकारी पॉलिसी आ जाए। तो एक तो उन कंपनी से थोड़ा बच के चलना चाहिए, और दूसरा देखिए ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए जहां पर के आपको पता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन प्रमोटर्स का है और जो बहुत विख्यात हैं, जो आपको पता है पॉलिटिक्स में भी बहुत इनका दखल है, तो उन कंपनी से भी थोड़ा सा बच के चले। तो अगर वहां पे भी देखिए क्या होता है, वैल्यू तो बहुत बनती है, कई सारे स्टॉक्स हमें पता है जिनमें बहुत मैसिव वैल्यू ओवर द इयर्स क्रिएट हुई है, लेकिन वहां खतरा भी होता है। और फॉर एन एवरेज पर्सन जिसको उतना ज्ञान नहीं होता, जिसका रिफ्लेक्सेस इतने नहीं शार्प होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप फंस जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी के लिए देखिए ऐसा नहीं कि सारी एमएनसी कंपनियां बहुत अच्छी हैं या सभी में आपको बिना आंख बंद करके खरीद लेना चाहिए। बहुत सारी एमएनसी कंपनियां बहुत अच्छी हैं लेकिन चलती नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जहां पर ब्रेकआउट हो, चार्ट में मोमेंटम हो, मेजर लेवल्स के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, साथ ही उसमें एक हायर बॉटम्स की ट्रेजेक्टरी हो, तो उन स्टॉक्स को वक्त पर खरीदना है और फिर लंबी अवधि के लिए तैयार रहना है। बहुत सही। आई थिंक इससे इससे साधारण, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कितना स्टॉक कोई भी एक इंडिविजुअल को इस तरह का ट्रैकिंग में डालना चाहिए, तो एक अप्रोक्सीमेट क्या नंबर रहेगा आपके लिए? देखिए मैं अपना नंबर बताता हूँ। देखिए मैं विवेक जी कोई 700 शेयर्स ट्रैक करता हूँ एक्टिवली, जिसमें कि देखिए कई सारे स्टॉक्स तो हम लोग ट्रेडिंग के लिए ट्रैक करते हैं, तो उनके ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखते हैं, लेकिन एसेंशियली 700 टू 800 स्टॉक्स में देखता हूँ। बट इट इज बिकॉज दिस इज माई फुल टाइम जॉब। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने दफ्तर से आके थके हारे भाई शाम को या कभी हफ्ते में एक बार चार्ट्स देख पाते होंगे, तो उनके लिए, सबके लिए मेरी राय ये है कि आप जो है अगर आप केवल 200 स्टॉक्स भी ट्रैक कर रहे हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में तो 200 शेयर भी ट्रैक करना बहुत बड़ी बात है और वो आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप 200 शेयर्स का एक बास्केट, एक यूनिवर्स अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं और केवल उन्हीं 200 शेयर्स को ट्रैक करते रहते हैं, तो भी मुझे लगता है कि आपको जितने आपको चाहिए उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और बहुत कमाल की मिलती हैं। राइट। तो ये 200 स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? इसको टॉप डाउन करें, सेक्टर पहले आइडेंटिफाई करें, उसके बाद स्टॉक्स में जाएं, या बॉटम अप करें? नहीं देखिए सेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। ओके। एक ही सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, कुछ बहुत परफॉर्म करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो मेरी अप्रोच कभी भी टॉप डाउन नहीं रही है, मेरी हम अप्रोच हमेशा बॉटम अप रही है, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। तो मेरा ये कहना है कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले तो S&P 500 की एक सूची निकाल लें जिसमें कि 500 ओके। टॉप कंपनी। अच्छा, ठीक है। इसमें देखिए कंपनियां ऐसी हैं जहां पर के जो निफ्टी का कंपोनेंट है, यानी कि निफ्टी का हिस्सा है, ये जो बहुत दिग्गज और बड़े ब्लू चिप्स होते हैं, इसमें ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो अगर आप देखिए बहुत ही पैसिव रिस्क अवर्स ट्रेडर हैं तो जरूर निफ्टी के स्टॉक्स को भी ट्रैक करें। लेकिन अगर आप थोड़े से ट्रेडर ऐसे हैं जो आप मानते हैं कि भाई आपको ग्रोथ चाहिए, तो आप निफ्टी के स्टॉक्स को छोड़ करके बाकी स्टॉक्स में ध्यान दें। तो 500 शेयर में से 50 देखिए हमने निफ्टी के हटा दिए और हाँ 450 शेयर की सूची बन गई। अब इस हाँ 450 में से 200 चुनना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी देखिए कई हाँ। सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो बहुत ही लिक्विड हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता है, आपने कोई कहानी पढ़ी थी, कहीं कोई न्यूज पढ़ी थी कि इसमें कोई स्कैम चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहीं पर कोई नोटिस आया है, आपने जरूर कुछ ना कुछ सुना होगा। तो उन कंपनीज को हटा दें। जहां पर आपको लगता है नहीं ये पाक साफ हैं, ये कंपनियां ऐसी हैं जिनके बारे में आपने कुछ भी ऐसा गलत सुना नहीं है, जिनके उत्पाद, उनके प्रोडक्ट्स आपने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, इस्तेमाल किए हैं और कंपनी को लेकर आपको ठीक ठाक भरोसा है, उसके बाद देखिए चार्ट्स। देखिए जो असली महिमा है विवेक जी, वो इन चार्ट्स की रीडिंग में है। बहुत सिंपली इन चार्ट्स को देखिए, ऑल्दो देखिए आप इसको और बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा मकसद क्या है कि मैं केवल आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बहुत प्रिलिमिनरी एनालिसिस भी करते हैं तो यू कैन मेक सीरियस मनी। इफ यू गेट डीपर इनटू इट एंड इंप्रूव योर गेम, देन ओनली स्काई इज द लिमिट। बट अगर आप इसको बहुत प्रिलिमिनरी भी देखते हैं
तो भी यू कैन सी कि भाई ये स्टॉक इस तरह से ट्रेड कर रहा है और यहाँ इससे निकल जाना चाहिए। फिर शायद शेयर कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो, अगर मान लीजिए कभी से आपने गलत कंपनी खरीद भी ली, तो भी देखिए एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस है, आपकी क्वांटिटी बहुत ही छोटी है, आपको छोटा सा नुकसान देंगे और बाहर आ जाएंगे। आपने 5 शेयर खरीदे होंगे, हो सकता है 2 या 3 में ऐसा हो जाए, लेकिन जो 2 आपके पास स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि परफॉर्म कर जाएं, तो दे विल मोर देन मेक अप फॉर दोस स्मॉल लॉसेस दैट यू गेट।